नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है रंगपुर व दिनाजपुर में किसान विद्रोह 1783। रंगपुर व दिनाजपुर का किसान विद्रोह 1783। अगर हम वर्तमान में रंगपुर और दिनाजपुर का लोकेशन देखें तो यह वर्तमान में बांग्लादेश का जो उत्तरी हिस्सा है उसमें यह रंगपुर और दिनाजपुर पड़ता है। अर्थात रंगपुर और आपका दिनाजपुर यह बांग्लादेश में है, उत्तरी बांग्लादेश। और उत्तरी बांग्लादेश में भी अगर इनका हम लोकेशन देखें तो ये हम मान लें कि अगर ये आपका तीस्ता नदी है, ये जो है तीस्ता नदी अगर है, तीस्ता नदी है तो तीस्ता नदी के इस हिस्से पर रंगपुर और रंगपुर के पश्चिम में आपका दिनाजपुर। अर्थात उत्तरी बांग्लादेश के रंगपुर व दिनाजपुर के इन हिस्सों में 1783 के वर्ष में यहाँ के किसान विद्रोह करते हैं। अब थोड़ा सा प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी इनकी आर्थिक व्यवस्था थी या उस क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था की कमजोरी थी जिसकी वजह से किसानों को 1783 के वर्ष में इस हिस्से में विद्रोह करना पड़ता है। तो थोड़ा सा हम ये जान लें कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। पीछे से अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो इस वर्ष अर्थात 1783 के वर्ष तक हम ये समझ सकते हैं कि क्यों इन किसानों को विद्रोह करना पड़ा स्थानीय ठेकेदारों के खिलाफ, स्थानीय कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ। तो थोड़ा सा यदि हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार 1757 के वर्ष में प्लासी के युद्ध के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के क्षेत्र में नृप निर्माता के रूप में उसकी भूमिका हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि बंगाल का नवाब अब वही बनता था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी। और ऐसी स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी उस व्यक्ति को नवाब बनाना पसंद करती थी जो कि कंपनी को समय समय पर नजराना देता रहे। तो मैं आपको इसका एक उदाहरण बताऊं कि जब मीर जाफर सिराजुद्दौला को हटाने के बाद, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हटाने के बाद जब मीर जाफर 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब बनता है, वह खुद रॉबर्ट क्लाइव को 3 करोड़ रुपए का घूस देता है और रॉबर्ट क्लाइव को अलग से जो है 2,34,000 पाउंड का व्यक्तिगत उपहार देता है। तो स्वाभाविक बात है कि जो हम देख रहे हैं कि 1783 के वर्ष में किसान रंगपुर व दिनाजपुर के क्षेत्र के किसान विद्रोह करते हैं, तो कंपनी द्वारा इन नवाबों से ये जो नजराना लिया जा रहा था, तो स्वाभाविक बात था कि नवाब भी इन किसानों से इस प्रकार से टैक्स या लगान वसूल करके कंपनी को देता था। तो स्वाभाविक बात है कि इसकी वजह से किसानों को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें जो है इसका नुकसान होने लगा था। तो पहला में हम यह लिखेंगे, कंपनी के द्वारा नवाब से नजराने की मांग। उसमें हम उदाहरण दे सकते हैं कि 3 करोड़ रुपए की घूस आपके जो है मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को 1757 से 1760 के वर्ष में दिया था और अलग से 2,34,000 पाउंड का व्यक्तिगत उपहार भी दिया था। तो पहले में हम ये लिखेंगे कि कंपनी के द्वारा नवाब से नजराने की मांग। नजराने की मांग। स्वाभाविक बात है कि नवाब कंपनी को नजराना देता था और नवाब इसे लेने के लिए जो है किसानों पर विभिन्न प्रकार के टैक्स बढ़ा देता था। तो स्वाभाविक चीज था कि किसानों पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम दूसरा देखें तो हम जानते हैं कि किस प्रकार 1765 के वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में दीवानी अधिकार मिल जाता है। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में किसानों से लगान वसूलने का इसे जो है दायित्व
मिल जाता है। तो इसमें अगर मैं एक आंकड़े की बात करूं तो जब कंपनी को यह दीवानी अधिकार नहीं मिला था, अर्थात जब नवाब इस क्षेत्र से किसानों से लगान वसूलता था तो उस समय यह 80 लाख रुपए वसूलता था। लेकिन 1765 के वर्ष में जब दीवानी अधिकार कंपनी को मिलता है तो 1765 से 1767 मात्र 2 वर्ष में ही कंपनी जो है किसानों से 2,24,67,500 रुपये वसूल करती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कंपनी अब 3 गुना अधिक लगान किसानों से वसूल करती है। तो हम देखे थे कि इसमें आंकड़ा क्या था कि जब नवाब वसूलता था तो 80 लाख रुपए था और जब कंपनी वसूलती थी तो 1765 से 1767 के वर्ष में यह 2,24,67,500 रुपए था। तो दूसरा हम ये लिखेंगे कि कंपनी द्वारा दीवानी अधिकार मिल जाने से अधिक लगान की मांग। कंपनी द्वारा दीवानी अधिकार मिल जाने से अधिक लगान की मांग। स्वाभाविक बात है, जब नवाब वसूलता था तो 80 लाख रुपए था, अब ये वसूल रहे हैं तो 2 करोड़ और आपके जो है 24,67,500 रुपये हो गया था। तो यह जस्ट 3 गुना था, तो इसका प्रभाव किसानों पर आना ही था। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो 1770 के वर्ष में बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है, जिसकी वजह से बंगाल की 1 करोड़ जनता भूख का शिकार हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो स्वाभाविक बात है, इसकी वजह से भी इन किसानों पर इसका प्रभाव पड़ा था। तो हम यहाँ लिखें कि 1770 के वर्ष में बंगाल में अकाल का पड़ना। 1770 के वर्ष में बंगाल में अकाल। अगर हम चौथे कारण की बात करें तो हम जानते हैं कि 1772 के वर्ष में वारेन हेस्टिंग्स ने इस क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में फार्मिंग सिस्टम या इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अर्थात किसी क्षेत्र से जो व्यक्ति सबसे अधिक लगान वसूल करके देगा उसे उस क्षेत्र का लगान वसूलने का अधिकार दे दिया जाता था। तो स्वाभाविक बात थी कि यदि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र से अधिक लगान वसूलेगा तो उसका प्रभाव इन किसानों पर पड़ेगा ही। तो चौथे में हम ये लिखें कि 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा फार्मिंग सिस्टम की स्थापना से जो है किसानों पर प्रभाव पड़ा। 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा फार्मिंग सिस्टम की स्थापना। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं किस प्रकार जो है इन सब वजहों से किसानों पर प्रभाव पड़ना लाजमी था कि किस प्रकार कंपनी जो है बंगाल के नवाब से समय समय पर नजराना मांग रही है। दूसरा हम देख रहे हैं कि दीवानी का अधिकार कंपनी को मिल जाता है तो वह 3 गुना अधिक लगान वसूलती है। तीसरा हम देखते हैं कि भीषण अकाल पड़ता है और अंतिम में फार्मिंग सिस्टम जिसकी स्थापना वारेन हेस्टिंग्स करता है, अधिक लगान की मांग करता है। तो स्वाभाविक बात था कि रंगपुर और दिनाजपुर के इस क्षेत्र में किसानों का विद्रोह होता है। अब थोड़ा सा हम ये देखें तो अगर हमें दमन के संदर्भ में ये देखें तो इस रंगपुर और दिनाजपुर के क्षेत्र में एक देवी सिंह ठेकेदार था। यह इस क्षेत्र के किसानों से अधिक लगान की मांग करता था। स्वाभाविक बात थी कि उस समय आर्थिक व्यवस्था की जो नीति थी, फार्मिंग सिस्टम था कि किसी क्षेत्र से आपको अधिक लगान जो है वह देना है। तो देवी सिंह जो है
इस क्षेत्र से अधिक लगान की वह मांग करने लगा, तो किसान स्वाभाविक बात है कि इतना लगान वो नहीं दे पाते थे। तो देवी सिंह करते क्या थे कि इस क्षेत्र के किसानों को वो आतंकित करता था। वहाँ जो है उनके फसलों को, उनके घरों को वह जला दिया करता था, घर की महिलाओं के साथ वह बुरा बर्ताव किया करता था। तो स्वाभाविक बात है कि इस क्षेत्र के किसानों में इसके खिलाफ एक विद्रोह की भावना बैठी। तो दमन में हम केवल ये लिख लें कि देवी सिंह के द्वारा इस क्षेत्र के किसानों को जो है आतंकित करना। देवी सिंह के द्वारा इस क्षेत्र के किसानों को आतंकित करना, किसानों को आतंकित करना। तो स्वाभाविक बात है कि घर की महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, घरों को जला दिया जा रहा है, फसलों को जला दिया जा रहा है, किसानों को कोड़े से मारा जा रहा है। तो वे एकजुट होते, तो ऐसी स्थिति में किसान जो है धीरज नारायण के नेतृत्व में एकजुट होते हैं। शुरुआत में वे तो कंपनी के अधिकारियों के सामने फरियाद लगाते हैं कि इस प्रकार का व्यवहार उनके साथ न किया जाए। धीरज नारायण के नेतृत्व में किसान एकजुट होते हैं और कंपनी के सामने फरियाद लगाते हैं कि इस तरीके का व्यवहार उनके साथ न हो। परंतु कंपनी की उदासीनता की वजह से किसान भी उग्र हो गए थे और उन्होंने उस क्षेत्र की स्थानीय कचहरियों, इन ठेकेदारों के अन्न भंडारों और वहाँ की जो भी सरकारी पदाधिकारी था, कंपनी का जो भी सरकारी पदाधिकारी था, उस पर वे आक्रमण करने लगे। तो नेतृत्व में हम ये लिखें कि धीरज नारायण के नेतृत्व में किसान एकजुट हुए। किसान एकजुट हुए। ये एकजुट होते हैं, कंपनी के सामने फरियाद लगाते हैं, कंपनी की उदासीनता की वजह से यह उग्र हो जाते हैं और उस क्षेत्र की स्थानीय कचहरियों, वहाँ के इन ठेकेदारों के अन्न भंडारों और सरकारी पदाधिकारियों पर ये हमला शुरू कर देते हैं। स्वाभाविक बात है कि इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार और किसान एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। ब्रिटिश सरकार पूरी शक्ति के साथ इस किसान, यह जो इनका आंदोलन था, उसे कुचल देती है। फिलहाल आज का अपना टॉपिक ये इतना ही है। धन्यवाद।